आपने एकदम सही बोला कि एक आपके खुद के सपने और उसके बाद कुछ सपने जनता के। मैं तो एक दो तीन उदाहरण ही दे सकता हूं। जैसे कि मैंने जब भी बताया कि हमें एयरपोर्ट से अगर मंत्रालय जाना होता था तो तब समुद्र के बाजू से जाना होता था, अब हम समुद्र के साथ जाते हैं। मैं जब बात करता हूं या हमारे आदरणीय फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री जी जब बात करते हैं तो वो अकेले मुंबई की बात नहीं करते। उन्होंने पूरी प्राथमिकता के साथ मुंबई के विकास की एक नींव एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको किस तरह से दूर यानी उसकी चुनौतियों को निपटा जाए वो उन्होंने किया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये आपके बिहाफ में मुझे बताते हुए अच्छा लगेगा कि मैंने जब गढ़चिरौली की बात की तो आपको जानकर हैरत होगी कि गढ़चिरौली ये दूसरी स्टील सिटी बनने जा रही। जमशेदपुर जितना कैपेसिटी, मुझे लगता डीसीएम साहब बता पाएंगे गढ़चिरौली के बारे में भी, लेकिन अकेले गढ़चिरौली नहीं, मराठवाड़ा को या छत्रपति संभाजी नगर को उन्होंने एक ऑटोमोबाइल सिटी बना दी। मुझे पता है, हम सब जानते हैं कि एक फोकस होके चंडीगढ़ और पंजाब का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अमरावती, जिसे हम लिखते आए हैं और भैया बताते आए हैं, जिसे मैनचेस्टर कहा जाता था, विदर्भ का, महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाता था कपास उत्पादन के बारे में, वो अगर अब टेक्सटाइल हब के रूप में या टेक्सटाइल सिटी के रूप में अगर अमरावती डेवलप हुआ है तो अमरावती, रायगढ़, जिसे हमने टूरिस्ट यानी अदर देन फोर्थ मुंबई जो वो वहां बनाने जा रहे हैं। सर, आपको ये सब आइडियाज आई कैसे? ये सब आपने इतना रिवॉल्यूशन किया कैसे? और अब भी इनमें क्या बाकी है? ऐसा कौन सा सेगमेंट बाकी है? देखिए, इसमें से कोई आइडिया मेरी नहीं है। दशकों से ये आइडियाज हमारे राज्य में फ्लोट हो चुकी थी। कोई दार्शनिक या जिसको हम कह सकते फ्यूचरिस्टिक लोगों ने इन आइडियाज को सामने रखा था। आवश्यकता ऐसे व्यक्ति की थी जो इन आइडियाज को यथार्थ में बदल पाए, जो ग्राउंड पर इनको ला पाए, और वो मौका मुझे मिला और मैंने वो करके दिखाया। मैं आपको एक उदाहरण कहता हूं। ये जो ट्रांस हार्बर लिंक बना है 22 किलोमीटर का सी ब्रिज, इसकी सबसे पहले बात हुई थी नेहरू जी के काल में। ओहो, कि इस प्रकार का एक ब्रिज अगर हम बनाएं तो हम आइलैंड सिटी को हिंटरलैंड से जोड़ सकते हैं। क्या बात है। उसके बाद इसका प्लानिंग हुआ 70s में। फिर जेआरडी टाटा की कमेटी बनी जिसने कहा ये फिजिबल है, इसको करना चाहिए। सरकारें आती गई, सरकारें जाती गई, हुआ नहीं। मुझे याद है 1995 से लेकर 2014 तक बड़े बड़े मुंबई के अखबारों में साल में एक बार न्यूज आती थी, ट्रांस हार्बर लिंक बन सकती है, मुंबई नई मुंबई को जोड़ा जा सकता है, इसका एक ढांचा तैयार हुआ है, लेकिन कभी वो हुआ नहीं। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उस प्रोजेक्ट को समझा, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है उसको समझा, उसके सारे क्लियरेंसेस लाए। जापान के जायका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम लोग टाइप कर पाए, और मैं इसका क्रेडिट मोदी जी को इसलिए दूंगा कि इसमें सारे क्लियरेंसेस जो हमको चाहिए थे वो मैक्सिमम केंद्र सरकार से चाहिए थे और केंद्र सरकार से मिलते नहीं थे। वो सारे क्लियरेंसेस हमको मिले और 22 किलोमीटर का सी ब्रिज हम लोगों ने रिकॉर्ड समय में 5 सालों में, कोविड के 2 साल अगर निकाल दे तो 5 सालों में हमने बनाकर पूरा किया। और जिस समय मैंने 2017 में कहा था मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं, तो हमारे असेंबली में बड़े बड़े नेताओं ने खड़े होकर कहा कि ऐसी घोषणाएं बहुत हुई है। तो मैंने उनको चैलेंज दिया था कि आपको मेरी गाड़ी में बैठाकर इस ब्रिज के ऊपर से नई मुंबई में ले जाऊंगा, और आज वो परिस्थिति है। मैंने उनको कहा है, उनको जिस दिन फुर्सत हो उनको मैं लेकर जाऊंगा। ये जो कोस्टल रोड आप देख रहे हैं, ये कोस्टल रोड की जो शुरुआत हुई है, इसके बारे में जो बातचीत शुरू हुई, ये अर्ली 90s में शुरू हुई, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार दिल्ली में मीटिंगें करके एक एक चीज को पूरा करके और बहुत संघर्ष करना पड़ा, उसकी एक अपनी स्टोरी है। लेकिन वापस मोदी सरकार थी इसलिए मैं उसको कर पाया। तो आज कोस्टल रोड हमारा हो गया। जल्दी उस कोस्टल रोड को हम लोग हमारे वर्ली बांद्रा सीलिंग से जोड़ देंगे। बांद्रा वर्सोवा का काम हमने वापस चालू कर दिया है। वर्सोवा से मड़ तक एक नई लिंक हम तैयार कर रहे हैं और मड़ से लेकर विरार तक की जो लिंक है उसके लिए भी अभी मैं जापान गया था और जापान की सरकार ने उसके लिए 30,000 करोड़ रुपया देने की मान्यता दे दी है। आप न्यू मुंबई का एयरपोर्ट देख लीजिए, इसके बारे में भी 1990 से चर्चाएं चल रही थी, कुछ नहीं हुआ। सारी इसकी अड़चने मैंने दूर की, इसका काम शुरू किया। अभी अगले 2 महीने में इस पर फ्लाइट लैंड करेगा और मार्च तक पूरा एयरपोर्ट ये शुरू होगा। ऐसे में कई प्रोजेक्ट्स कह सकता हूं। आपने जो गढ़चिरौली की बात कही, हमें याद है कि हम बचपन से, क्योंकि हम चंद्रपुर हमारा मूल स्थान है, हमारा गांव मूल है। मैं तो पैदा नागपुर में हुआ, लेकिन गढ़चिरौली से हमारा एक रिश्ता रहा है, बचपन से जाना आना रहा है। तो हम बचपन से सुनते थे कि नहीं, वो तो स्टील सिटी टाटा ने जब उधर बनाई तो पहले तो गढ़चिरौली आए थे, लेकिन यहाँ पर कर नहीं पाए, यहाँ पर उनको नक्सलवाद और बाकी चीजों के कारण वो नहीं कर पाए। इसलिए तो मैंने ये प्रयास किया कि यहाँ पर माइनिंग शुरू हो, क्योंकि गढ़चिरौली में जो आयरन ओर है ये देश का सबसे बढ़िया क्वालिटी का ओर है। इससे अच्छा और कहीं नहीं है, और इतनी विपुल मात्रा में है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा वो बन सकता है। इसको देखते हुए हमने एक और नक्सलवाद के साथ लड़ाई शुरू की और दूसरी ओर माइनर्स को ये कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप माइनिंग शुरू कीजिए। मैंने उनको एक ही बात कही कि देखिए, सिर्फ इतना ही है कि इसको कॉलोनी जैसा यूज मत कीजिए। यहां से माल निकालेंगे, बाहर सब ले जाएंगे, बाहर समृद्धि आएगी और यहां नहीं आएगी, ऐसा नहीं चलेगा। आपको यहीं पर काम करना पड़ेगा, स्टील फैक्ट्री तैयार करनी पड़ेगी। और आज बहुत मुझे इस बात का आनंद है, एक स्टील फैक्ट्री तैयार हो गई, 30,000 करोड़ का और निवेश चालू हो रहा है, एक और का अभी हमने शिलान्यास किया है। अभी ये परिस्थिति है कि हमारे महाराष्ट्र में जो स्टील बनता है उसका 30% स्टील ये आने वाले 3 या 4 सालों में अकेले गढ़चिरौली में बनेगा। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूं कि अब गढ़चिरौली ने स्टील सिटी की ओर जाना शुरू कर दिया है, तो देश की स्टील सिटी के रूप में गढ़चिरौली को हम लोग देखेंगे और इससे एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ये तैयार होगी। मैं एक आखिरी उदाहरण आपको कहता हूं। अभी अभी आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने वाड़भंड पोर्ट को मान्यता दी। 78,000 करोड़ का ये पोर्ट है। ये जो पोर्ट है ये भारत की और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पूरा बदल देगा, क्योंकि आज हमारा 60% कंटेनर ट्रैफिक ये जेएनपीटी पोर्ट संभालता है। देश का 60% कंटेनर ट्रैफिक जेएनपीटी पोर्ट संभालता है। अभी जो वाड़भंड में पोर्ट होगा जेएनपीटी के 3 टाइम्स बड़ा, 3 गुना बड़ा और 20 मीटर्स डीप ड्राफ्ट, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज वहां पर आ पाएगा, इस प्रकार का पोर्ट। अब इसकी भी कहानी ऐसी है कि 80 के एंड में ये सबसे फिजिबल जगह पोर्ट के लिए ऐसा समझकर पोर्ट बनाने की बात हुई। उस समय डाणू के आसपास वो था, डाणू हमारा नेचुरल एरिया है। सहजता के साथ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, उस पर एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी। उस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उसको रोक लगा दी, राइट ऑफ वे नहीं मिलेगा करके बताया, और तब से लेकर कमेटी काम ही कर रही थी। बहुत बड़े जज साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, बहुत अच्छे आदमी, बहुत बड़े आदमी। जब मैं मुख्यमंत्री बना उस समय उनकी एज 90 ईयर्स थी एंड ही वाज चेयरमैन ऑफ द कमेटी, और वो लाइफ टाइम चेयरमैन थे। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई कमेटी थी और ये सारा मसला रुका हुआ था। मैंने कहा ये क्यों रुका है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो डाणू नेचुरल एरिया है, फिर इसमें से कैसे जाएगा? तो मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ऐसी जगह, ये तो महाराष्ट्र को 20 साल आगे ले जाएगी और देश को मैरीटाइम एक कैपिटल बनाएगी या एक फोर्स के रूप में डेवलप करेगी। तो मैंने कहा कि हम लोग एक नया यहां पर
राइट ऑफ वे ढूंढते, और एक पूरी टीम लगाकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और हम लोगों ने डहाणू नेचुरल एरिया को छोड़कर सी के रिक्लेमेशन से एक नया राइट ऑफ वे ढूंढ कर निकाला, और उसके कारण वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर उस कमेटी के सामने गए, फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने गए, फिर हम लोग ऐसा करके उसमें जितनी अड़चनें थी वो सारी दूर की, और फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि अब आप इसको लीजिए और हमको इसकी मान्यता दीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी मान्यता दी। आज ये पोर्ट जब बनेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ये अन्य राज्यों से 20 साल आगे चला जाएगा, इतनी ताकत इस एक पोर्ट की है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से एक वॉर रूम का कंसेप्ट लाया कि जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट है उसके जितने स्टेक होल्डर है एक टेबल पर बैठो, आपकी तकलीफें क्या है यहां बताओ। मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो करनी है तो 18 एजेंसीज है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिनकी एनओसी लगती है, और अपने देश में 18 संस्थाएं। हर संस्था को लगता है कि मैं जितनी ज्यादा समय फाइल पर बैठूं और जितना निगेटिव लिखूं उतना मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, इस प्रकार की मानसिकता है। इस मानसिकता को हमने तोड़ा और ये 18 लोगों को एक टेबल पर बैठा है। हमने कहा आज फैसला होगा, आपको क्या ऑब्जेक्शन है लिखिए, उसका सॉल्यूशन क्या है लिखिए। तो जो चीजें 6-6, 8-8, 10-10 साल जिसको परमिशन नहीं मिलती थी, उसको हमने 6 महीने में, 3 महीने में पूरा करके और इस काम को पूरा किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें से कोई आइडिया मेरा नहीं था, ये सारे आइडिया बहुत पहले फ्लोट हो चुके थे, लेकिन अपनी मृत्यु मर चुके थे। मैंने वापस उनको जिंदा किया और आज ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं।